हेलो गर्ल्स, हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर में अपनी पोएट्री। ठीक है, हमारा जो ये पेपर है फर्स्ट पेपर, इसमें हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है, पहले हम पढ़ रहे थे पेपर सेकंड, अब हम पढ़ रहे हैं हमारा पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो आपके पेपर फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर आपका है, फर्स्ट पोएम आपकी जो है कालिदास। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कालिदास जी के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको मैं दिखा रही हूँ इसमें, कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने बुक खोल रखी है। एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड के ऊपर अपने को इतना क्लियरली समझ में नहीं आता, तो पोएम पढ़ने के लिए आप लोगों को बुक्स का यूज़ लेना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बुक्स के द्वारा पढ़ा रही हूँ, तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएट कालिदास। ठीक है, क्या लिखा जा रहा है? कालिदास वाज ए रिनोव्ड संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। ठीक है, जो कह रहे हैं कि कालिदास जी जो थे वो कौन थे? एक बहुत ही सम्मानित और संस्कृत के और पोएट थे, कवि थे। ठीक है, उन्होंने ड्रामेटिस्ट भी थे, उन्होंने बहुत सारे ड्रामा जो नाटक जो होते हैं वो भी लिखे हैं। ही लिव्ड फ्रॉम द मिड 4th टू द अर्ली 5th सेंचुरी। उनके जो जीवन काल था वो माना जाता है कि अर्ली मिड 4th मीन्स 4, 4th मीन्स चौथी शताब्दी के मध्य से लेके 5वीं शताब्दी तक का जीवन काल उनका माना जाता है। ठीक है, ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। उनको सम्मानित किया जाता है किससे? क्लासिकली जो है उनमें क्लासिक संस्कृत साहित्य जो आपका है, संस्कृत साहित्य में उनको रिगार्डेड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित किया जाता है। ठीक है, हिज बर्थ प्लेस पॉसिबली वाज समवेयर इन मालवा इन सेंट्रल इंडिया। ठीक है, मध्य भारत के जो मालवा नाम की जो जगह है, लोगों का मानना है कि उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? मालवा में है, जो कि सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के बीच में पड़ता है। ओके, ही डिस्क्राइब ग्रेट प्राइज ऑफ उज्जैनी। लेकिन उन्होंने अपने जो लेखन है उनका, जो वो जो लिखते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ की बड़ाई करी है? उन्होंने प्रशंसा करी है उज्जैनी की। उज्जैन जो है, उज्जैनी की उन्होंने सबसे अधिक प्रशंसा करी है। सो इट इज गेस्ड डेट ही वाज ए रेजिडेंट ऑफ उज्जैनी। तो इसलिए ये माना जाता है, गैस लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि वो उज्जैन के रहने वाले भी थे। ठीक है, लोगों का मानना है, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री में ज़्यादातर किस चीज़ का वर्णन किया है? उज्जैन का वर्णन किया है। तो इस चीज़ से ये माना जाता है कि कुछ लोगों का अनुमान है कि वो उज्जैन के रहने वाले थे। The current legends are that he was a court poet of King विक्रमादित्य of उज्जैन, जो कि उज्जैन के जो विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य जो वहाँ के राजा थे, तो उनकी जो सभा थी, उनकी सभा, कोर्ट मीन्स उनकी सभा में वो एक कवि के रूप में हुआ करते थे। ओके, His works show his profound acquaintance about court life. ठीक है, he was a Brahman by caste and was a devout worship of Lord Shiva. कहा जाता है कि वो अपने जन्म जात, जो जात से वो क्या थे? ब्राह्मण थे, और वो भगवान शिव जी के बहुत बड़े ही वो क्या थे? भक्त थे। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी की वो पूजा किया करते थे। He described vividly the Himalayan seas in his work. उन्होंने अपने कार्यों में, अपने जो लेखन में, उन्होंने अपनी कविताओं में ज़्यादातर कहाँ का वर्णन किया है? हिमालय का उन्होंने ज़्यादातर वर्णन किया है। So it is concluded that he had travelled far and wide throughout the country. इसलिए ये माना जाता है कि उन्होंने बहुत दूर तक घूमा, पूरे भारत देश में, भारत के बाहर ट्रैवल किया, मतलब देश विदेश उन्होंने भ्रमण किया, जगह जगह उन्होंने अपनी यात्राएं की। तथा द नेम ऑफ कालिदास इटसेल्फ मीन दैट ही वाज द सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली। कालिदास नाम जो है वो अपने आप में ही एक ऐसा लगता है कि वो सर्वेंट मीन्स होता है, दास मीन्स होता है सर्वेंट। ठीक है, और काली, महाकाली जो है, दुर्गा माँ जो है, काली का रूप ही है दुर्गा माँ के, वो एक तरीके से भक्त
माने जाते हैं, सर्वेंट ऑफ गॉडेस काली। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं कालिदास वर्क एक्साइव्ड सो मच प्रोफाउंडिटी एंड एलिजेंस दैट दे हैव नेवर बीन सरपास्ड। कालिदास मोस्ट फेमस प्ले इज अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, क्या माना है, कालिदास के जो वर्क हैं वो अचीव सो मच प्रोफाउंडिटी एंड एलिजेंस दैट दे हैव नेवर बीन सरपास्ड। जो कालिदास के जो वर्क थे उनके जो वो काफ़ी ख्याति में थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे वो, और उनके बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले माने जाते हैं। तो उनके सबसे ज़्यादा फेमस प्ले के अंदर जो आता है वो है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाम इनका। फेमस जब हम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि फेमस कालिदास का फेमस प्ले कौन सा था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम इज ए ड्रामा कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। ये एक इनका ड्रामा है, एक नाटक है जो किसमें वर्णित किया गया है? एक पोएट्री के द्वारा इसको वर्णन किया गया है। एक तरीके से नाटक को, प्ले को पोएट्री के द्वारा वर्णन किया गया है, पोएट्री के द्वारा इसको दिखाया गया है। ओके, this drama describes the romantic love and adversity of a maiden Shakuntala whom किंग दुष्यंत मैरिज। ठीक है, इस ड्रामा के अंदर वर्णन किया गया है एक रोमांटिक लव स्टोरी है ये, किसकी किसकी है? किंग दुष्यंत की और शकुंतला की। ये कहानी जो है किंग दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो हुए थे उनकी, और एक राजकुमारी थी शकुंतला, उनके दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी इस नाटक के द्वारा दिखाई जाती है कि किस तरीके से उनकी मुलाकात होती है और वो किस तरीके से एक दूसरे से प्रेम करते हैं और उनकी लव स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ती है, वो इस नाटक में एक पोयम के द्वारा दिखाई गई है। आगे हम क्या देख रहे हैं? द किंग अंडर ए मैजिक इफेक्ट फॉरगेट हिज ब्राइड एंड व्हेन द रिंग विच वॉज गिवन बाय हिम टू हर इज डिस्कवर्ड इन द बॉडी ऑफ ए फिश। क्या बताया जा रहा है कि जब राजा, किंग अंडर द मैजिक इफेक्ट्स, एक जादू के प्रभाव से जब राजा अपनी याददाश्त खो देता है, अपनी याददाश्त खो देने के बाद में अपनी जो रानी थी, ब्राइड जो थी, उसकी दुल्हन जो थी, वो उसको भूल जाता है। उसको भूलने के बाद में जब व्हेन द रिंग, जब वो रानी को रिंग पहनाई थी, जो उसने उसकी शादी में उसकी अंगुली में जो रिंग पहनाई थी, विच वॉज गिवन बाय हिम, वो उसको कहाँ मिलती है? डिस्कवर द बॉडी ऑफ ए फिश, जो एक मछली के शरीर के अंदर उसको प्राप्त होती है। और वो अंगूठी प्राप्त होने के बाद उसकी याददाश्त वापस से आ जाती है और वो अपनी रानी को पहचानने लग जाता है। एंड इज गिवन टू हिम ही रिमेंबर हर, उसके बाद में उसे अपनी रानी की याददाश्त वापस आ जाती है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम हैज बीन स्टेज ऑन द वेस्टर्न स्टेज सर्वल टाइम्स। ठीक है, उस टाइम में अभिज्ञान शाकुंतलम जो था वो वेस्टर्न स्टेज के उस टाइम का एक बहुत ही अच्छा प्ले और बहुत ही अच्छा नाटक है, जो कि आज के टाइम में, वेस्टर्न टाइम में, आज के युग में भी स्टेज के ऊपर काफ़ी बार दिखाया जाता है। स्टेज के ऊपर जिस तरीके से रामायण महाभारत के शो होते हैं, वैसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम का शो भी होता है। आगे हम देख रहे हैं द पोएट कालिदास अदर वर्क आर विक्रमावसी, मालविकानिमित्र, रघुवंश एंड मेघदूत। ठीक है, क्रम संभाव्य, ये जो उनके अलग से वर्क हैं, ये इनके अलग से जो मेन वर्क हैं वो इनके दिखाए हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं? विक्रमावस्त, इनको आप अपनी नोटबुक में राइट कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, कौन कौन से हैं जो वर्क इनके दिखाए गए हैं, वो इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लोगे। ठीक है, आपको मैं फिर से एक बार बता दे रही हूँ कौन कौन से हैं इनके वर्क जो हैं, वो हैं ये वाला, ये
ये एंड मेघदूत और ये, ठीक है। दीज आर आल्सो हीज इमोर्टल प्लेज, ये ऐसे नाटक हैं जो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, जो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने इसमें इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि इनका जो जन्म जो है वो 388 से 455 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। शताब्दी 5वीं शताब्दी से 4थी शताब्दी, यहाँ पे है 4थी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के प्रारंभ तक जीवित रहे, ठीक है। इनका कुछ फिक्स नहीं है, तो हम इस तरीके से इनको किस में देखते हैं। ये एक संस्कृत पोएट थे, संस्कृत कवि माने जाते हैं एंड ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ड्रामेटिस्ट थे, ओके। आगे हम देखते हैं तो इनका उज्जैन से बहुत ज़्यादा लगाव दिखाया गया है। इन्होंने जो अपनी वर्णन की है, डिस्क्राइब ग्रेट प्राइस ऑफ उज्जैनी, उज्जैन के बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्णन किया है, ठीक है। किंग विक्रमादित्य, किंग विक्रमादित्य, राजा महाराजा विक्रमादित्य के टाइम के ये राइटर हैं। इनकी लाइफ के बारे में देखते हैं तो ही वाज ए ब्राह्मण, ये कौन थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। बाई कास्ट ये क्या थे, ब्राह्मण थे। और इनका जो नाम है वो किस चीज़ से, सर्वेंट ऑफ द गॉडेस काली दुर्गा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। फिर इनका जो फेमस नॉवेल है, फेमस प्ले इनका है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका फेमस नॉवेल है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम इनका आगे देखते हैं। इन्होंने जो पोयम लिखी है, पोयम है अपने पास इंट्रोडक्शन टू द पोयम, ठीक है। इनकी पोयम जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपनी पोयम में किस तरीके से, किस चीज़ के ऊपर इन्होंने पोयम लिखी है। In this stanza of 4 lines, the poet Kalidas questions whatever poetry is always sufficient when it becomes old. क्या कहा जा रहा है कि पहले इन 4 पंक्तियों के इस पद्यांश में, 4 पंक्तियों 4 लाइन ऑफ ए स्टेंजा, स्टेंजा होता है पद्यांश जिनमें 4 लाइनें होती है, 4 लाइनों की जो कोई पोयम होती है उसको स्टेंजा कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, इन दिस स्टेंजा ऑफ 4 लाइन द पोएट कालिदास क्वेश्चंस व्हाटएवर पोएट्री इज ऑलवेज सफिशिएंट व्हेन इट बिकम ओल्ड। क्या कहा जा रहा है कि 4 पंक्तियों के इस पद्यांश में कभी जो कालिदास है वो क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कविता हमेशा सही होती है, कि वॉट एवर पोएट्री इज ऑलवेज सफिशियंट व्हेन इट बिकम ओल्ड, जब वह पुरानी हो जाती है। कह रहे हैं कि कोई भी कविता या कोई भी पोयम है या कोई भी स्टेंजा है जो 4 लाइन का है, क्या वो तब जाके सार्थक और सही होती है जब वो बहुत पुरानी हो चुकी होती है। वो एक सवाल कर रहे हैं। एंड फिर क्या लिखा है, sufficient when become old, when poetry stands the test of time, that is when time does not affect the worth of poetry। तो क्या कहा जा रहा है आगे कि कविता, कोई भी पोयम है वो समय के परीक्षण में सफल हो जाती है, कि समय के द्वारा कोई कविता जो है वो जरूरी नहीं है कि वो पुरानी होती है तो ही वो सही है, ऐसा नहीं है। एक तरीके से समय उसकी परीक्षा लेता है, अर्थात जब कविता का महत्व को प्रभावित नहीं करता तब इसका अर्थ होता है कि कविता में वास्तविकता और आंतरिक योग्यता होती है। मतलब कि टाइम से किसी भी पोयम का, किसी भी कविता का कोई लिंक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी कविता है तो वो कुछ ज़्यादा फेमस है और नई है तो वो ज़्यादा फेमस नहीं है। कहने का मतलब है, पहली जो लाइन है, पहली लाइन में पोएट खुद ही सवाल कर रहे हैं और फिर खुद ही उसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन अभी हम क्या है उसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसमें। It signifies that poetry has real and intrinsic worth in it, कि कहा जाता है कि कविता, तब इसका अर्थ होता है कविता वास्तविक और आंतरिक योग्यता
होती है। कविता जो है किसी भी पोयम के अंदर उसकी वास्तविकता और उसके अंदर की योग्यता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। In the second line of the stanza, the poet Kalidas puts another question: whatever poetry become worthless due to being new। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि जो सेकंड की जो लाइन है, पहली लाइनों में तो उन्होंने ये सवाल किया, अब जो सेकंड की जो दो लाइन है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द स्टेंजा, इसी स्टेंजा की सेकेंड जो लाइन है उसमें द पोएट कालिदास पुट अनोदर क्वेश्चन, अब वो एक दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं, उसी में दूसरा क्वेश्चन उठा रहे हैं कि प्रस्तुत करते हैं कि क्या कविता नई होने के कारण निरर्थक हो जाती है, बिकम वर्थलेस ड्यू टू बीइंग न्यू। कि क्या कहा जाता है, पहली लाइन में तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई कविता बहुत पुरानी है तो क्या वो सही है, सार्थक है, और दूसरी लाइन में वो पूछ रहे हैं कि अगर कोई कविता नई है तो इसका मतलब ये है कि वो निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। The poet leaves this question to be decided by a sensible reader। अब जो दो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं वो किसके ऊपर छोड़ रहे हैं? The poet leaves this question, उन दोनों सवालों को to be decided, ये डिसाइड करके ए सेंसिबल रीडर, रीडर मीन्स जो है पढ़ने वाले, हम जैसे लोग हैं वो उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो पोएट अब उसको किसके ऊपर छोड़ रहे हैं? पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप खुद इस चीज़ को पढ़ के रियलाइज करो कि रीडर वाट एवर इज ट्रू और नॉट, हमें खुद को कविता को पढ़ के ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इस तरीके से कवि के इस प्रश्न का उत्तर एक समझदार पाठक ही दे सकता है, निर्णय करने के लिए छोड़ देता है कि जो समझदार है, जो पढ़ने में जिनको इंटरेस्ट है, वो ही इस चीज़ को अर्थ लगा सकते हैं कि सत्य क्या है अथवा नहीं है। ठीक है, द पोएट फाइनली सेज दैट द फुलिश पर्सन और द डल रीडर डू नॉट डिसाइड इट देमसेल्फ बट लीव इट टू बी डिसाइडेड बाय अदर पर्सन्स। अब क्या कह रहे हैं, पॉइंट जो कवि है फाइनली सेज, लास्ट में वो कहते हैं डैट की फुलिश पर्सन, बेवकूफ़ मनुष्य जो हैं, और डल रीडर जो मंद बुद्धि वाले जो पाठक हैं, जिनकी बुद्धि डल है, डू नॉट डिसाइड, वे इस चीज़ का निर्णय नहीं लगा सकते। किस चीज़ का निर्णय? इन दोनों सवालों का। पहले जो दो लाइनों में दो सवाल करे हैं पोएट ने, उनका जवाब जो डल और फुलिश पर्सन है वो नहीं दे सकते। डू नॉट डिसाइड इट देमसेल्फ बट लीव इट टू बी डिसाइड बाय अदर्स, लेकिन वो छोड़ देते हैं किनके ऊपर? उन दूसरों के ऊपर वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। वो खुद इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाते, लेकिन वो दूसरों के ऊपर इस चीज़ का वो छोड़ देते हैं अनुमान लगाने के लिए। बाय अदर पर्सन एंड टेल द डिसीजन ऑफ टू देम, और उन लोगों को अनुमान निर्णय लेने के लिए वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। दे आर अनेबल टू डिसाइड द वर्थ ऑफ पोएट्री, वे कवि के महत्व का निर्णय करने के लिए योग्य होते हैं। And they depend to criticize or other readers to tell them the worth or significance of the poetry, और कविता का महत्व अथवा सार्थकता उनको बतलाने के लिए वे आलोचकों तथा अन्य पाठकों पर निर्भर रहते हैं। जो डल रीडर जो होते हैं, जिनकी बुद्धि कम होती है, जिनको डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, उस चीज़ को दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं, और वो इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए कि वो दूसरे ही आलोचक और अन्य पाठक पर ही निर्भर रहते हैं कि वो ही इस चीज़ का जवाब देंगे। तो इस स्टेंजा के अंदर पोएट ने दो क्वेश्चन किए हैं। दोनों क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो पोएट का ये है कि इज पोएट्री ऑलवेज न्यू बाय द टाइम और इज पोएट्री ऑलवेज ओल्ड बाय द टाइम, क्या समय का प्रभाव कविता के ऊपर होता है? ठीक है,
तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो पेज है इसमें हमारे पास कालिदास की 4 लाइनें हैं। ठीक है, अब हम इन 4 लाइनों का पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इज पोइट्री ऑलवेज वर्थी व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है, वर्थी मीन्स होता है सिग्निफिशियंट, सार्थक, सम्मान वाली। क्या पूछ रहे, इज से शुरू है तो इज, अगर इज से शुरुआत की गई है तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन किया गया है। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, जूम करके दिखा रही हूं मैं, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, एंड इट इज वर्थलेस देन, वर्थलेस मीन्स क्या होता है, बेकार। ठीक है, देन बिकॉज इट इज न्यू, न्यू मीन्स नया। और अगर क्या ये पहले सवाल में क्या पोएट्री वर्थी होती है, वर्थलेस का ही ऑपोजिट है वर्थी। वर्थी मीन्स कि जिसकी मूल्य लगाया जा सके। तो पूछा जा रहा है कि पोएट्री, अगर पोएट्री नई है तो वह मूल्यवान है, और अगर पोएट्री पुरानी है, अगर पोएट्री पुरानी है तो क्या वो मूल्यवान है, और अगर पोएट्री नई है तो क्या वो वर्थलेस है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको इसमें दिखाई दी। आगे क्या है, रीडर, रीडर कौन है, पाठक, पढ़ने वाले, जैसे हम हैं। ठीक है, डिसाइड योर सेल्फ, वो अपने आप में इस चीज को डिसाइड करेंगे। इफ दिस बी ट्रू, क्या ये सच है या गलत है, ये जो दोनों ऊपर की लाइनें हैं ये सही है या गलत है, ये हमें रीडर को खुद को डिसाइड करनी होती है। फूल्स सस्पेंड, फूल्स मीन्स जो बेवकूफ होते हैं, सस्पेंड मीन्स स्थगित करना, पोस्टपेंड करना। जजमेंट, उनका जो निर्णय होता है, बेवकूफ लोगों का जो निर्णय होता है वो रुक जाता है, उनका कोई निर्णय नहीं होता। वेटिंग टू बी टोल्ड, वे अन्य किसी व्यक्ति द्वारा बताए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। वेटिंग टू बी टोल्ड मीन्स अन्य व्यक्ति के द्वारा बताए जाने की प्रतीक्षा वे करते हैं। अब हम इधर आते हैं, अब इधर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। टू डिसीड मीन्स होता है जजमेंट, निर्णय करना। वर्थी मीन्स है सिग्निफिशियंट, सार्थक। वर्थलेस मीन्स होता है बेकार। एंड वेटिंग टू बी टोल्ड, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बताया जाने की प्रतीक्षा करना। एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ रहे हैं, द पोएट कालिदास पुट्स 2 क्वेश्चन इन दिस स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स। इन 4 लाइनों के स्टेंजा में पोएट कालिदास ने क्या किए हैं, 2 लाइनों में तो सवाल किया है और 2 लाइनों में ही उनका जवाब दिया है। Whatever poetry is always worthy when it is old, and whatever poetry is worthless because it is new। तो हमें क्या देख रहे हैं, 4 पंक्तियों के इस पद्यांश में कवि कालिदास 2 प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। क्या कविता सदैव सार्थक है जब वह पुरानी हो जाती है, और क्या कविता बेकार होती है क्योंकि वह नवीन है, नई है। ठीक है, आगे क्या है, कालिदास सेज that a sensible reader himself should decide। कालिदास कहते हैं कि एक विवेकशील या एक बुद्धिमान रीडर, पाठक ही इस चीज को अपने आप में डिसाइड कर सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, वॉट एवर ट्रू और नॉट। विवेकशील पाठक को स्वयं ही निर्णय करना चाहिए कि यह प्रश्न सत्य है अथवा नहीं। तो ही हिमसेल्फ शुड डिसाइड, वो स्वयं काव्य के महत्व का निर्णय करना चाहिए। अगर एक अच्छा रीडर है, अच्छा पाठक है, अच्छा पढ़ने वाला है, तो वो उस चीज को पढ़ के खुद डिसाइड करेगा कि वो वर्थी है या वर्थलेस है। ठीक है, लेकिन ओनली द फुलिश रीडर, लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं, जो पढ़ाई में या फिर जो पाठक मूर्ख व्यक्ति हैं, जो स्वयं अपना निर्णय नहीं ले पाते, फुलिश रीडर कैन नॉट डिसाइड, वो कभी भी इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। देम सेल्फ द वर्थ ऑफ पोएट्री, पोएट्री की जो वर्थ है, पोएट्री का जो मूल्य है, पोएट्री की जो महत्व है, वो बेवकूफ लोग जो हैं वो कभी भी इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाते। एंड अवेट, अवेट मीन्स होता है इंतजार करना। अदर रीडर्स, और वो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं उन दूसरे रीडर्स का, जो कौन से रीडर है, सेंसिबल रीडर हैं, जो बुद्धिमान हैं, जिनकी सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। वो क्या करते हैं,
foolish reader cannot decide themselves the worth of poetry and await other reader to critics to tell them। वो इस चीज का अन्य पाठकों अथवा आलोचकों की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिटिक्स मीन्स होता है आलोचक, जो कि आलोचना करते हैं। आलोचना मीन्स होता है कि हम किसी भी चीज का अच्छा बुरा सब कुछ उस चीज का निकाल के दिखाते हैं, मतलब कि उस चीज को कहते हैं क्रिटिक्स। तो वो किसका वेट करते हैं? वो सेंसिबल रीडर्स का और क्रिटिक्स का। टू टेल देम द रियल एंड इंटरस्निक वर्थ ऑफ पोएट्री, काव्य की वास्तविक और आंतरिक योग्यता बतलाने के लिए वो किसका वेट करते हैं? वो उनके डिसीजन का वेट करते हैं, उनका खुद का कोई डिसीजन नहीं होता है। तो इस तरीके के हमने 4 लाइन के इस स्टेंजा में हमने हमारे जो कोर्स में ये शुरुआत में ये जो है 4 लाइन का हमने आज जो पढ़ा है, इसके अंदर हमने इन चारों लाइन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा। पहले हमने पोएट कालिदास जी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पोएम का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और फिर बाद में इन 4 लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। आप लोगों को इन 4 लाइनों में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवीज करवा रही हूँ। इज पोएट्री ऑलवेज वर्थी व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है, कि कविता क्या हमेशा तभी मूल्यवान होती है जब वो अपने आप में पुरानी हो चुकी होती है। पोएट जो है फर्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एंड इट्स वर्थलेस व्हेन बिकॉज इट्स न्यू। और क्या ये वर्थलेस हो जाती है? वर्थलेस मीन मूल्यहीन हो जाती है अगर ये नई होती है तो। ठीक है, 2 लाइन के अंदर इन्होंने क्या किया है? क्वेश्चन किया है। 2 लाइन के अंदर इनके सवाल के क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये लाइन जो है इसमें क्वेश्चन किया गया है, इसमें क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, और फिर क्या है? रीडर डिसाइड योर सेल्फ। रीडर जो है पढ़ने वाले हैं उनको खुद को ही इस चीज को डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी पोएम टाइम से नई या पुरानी होने से इफेक्टिव है या वो अपने गुणों से इफेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि कोई भी कविता जो हम पढ़ते हैं उसका टाइम से कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो इफेक्टिव होती है अपने गुणों से, उसकी आंतरिक आत्मा से। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चलता है। लेकिन क्या है? इज बी ट्रू। लेकिन कुछ बेवकूफ़ जो लोग हैं, फुलिश सस्पेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ बोल दिया जाए, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि अरे यार ये पोएम तो अच्छी नहीं है, बेकार है, तो वो वैसा ही मान लेंगे उसको कि ये पोएम अच्छी नहीं है, मतलब ये बेकार। वो पढ़ के और अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से उस चीज़ का पता नहीं लगाएंगे कि वो सही है या गलत है। तो इस तरीके के जो फुलिश लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना जजमेंट उन दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं। किन के ऊपर? जो क्रिटिसाइज करते हैं और जो उसको बताते हैं, जो उसको पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के रीडर हो जाते हैं। एक होते हैं सेंसिबल रीडर और दूसरे होते हैं फुलिश रीडर। सेंसिबल रीडर हमेशा पढ़ के खुद अनुमान लगाते हैं किसी भी चीज़ को, कोई भी काव्य हो गया या कोई भी पोएम है या कुछ भी है, तो उसमें सेंसिबल रीडर जो होता है वो स्वयं पढ़ के स्वयं अनुमान लगाता है कि सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है। लेकिन जो फुलिश होते हैं, जिनको पढ़ाई से मतलब नहीं होता है, जिनको पढ़ना ही नहीं होता है, वो क्या करते हैं? बस वो दूसरों के अनुमान पे ही आधारित होते हैं। उनको कोई अगर बोल दे कि भाई हाँ अच्छी है तो ठीक है, बुरी है तो ठीक है। तो इस तरीके से कालिदास जी का जो पहला स्टेंजा आपको आज समझ में आया होगा। इसमें अपनी इस क्लास के अंदर, मैं ये क्लास आप लोगों की पोएम की क्लास है, इसलिए मैं ये क्लास आप लोगों को बाय बुक पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लाइन टू लाइन समझ में आए। अगर मैं बोर्ड पे ये पढ़ा रही होती तो आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आती। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग मेरे को फीडबैक देना उसमें ग्रुप में अपने कि इस तरीके से पढ़ाने में आपको अच्छे से समझ आ रहा है या आपको बोर्ड पे पढ़ा रही थी मैं उस तरीके से पढ़ाने में अच्छे से समझ में आ रहा है। पोएम है इसलिए आपको बुक्स के द्वारा पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इनकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगी और आप लाइन टू लाइन, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम में ये स्टेंजा आ जाता है, ठीक है,
इतना स्टेंजा एग्जाम में आ जाता है एक्सप्लेनेशन। तो आपको लाइन के ऊपर फोकस डालना होगा कि ये लाइन कौन से पोइट की आई है। आप अगर इनको गौर से नहीं पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि ये लाइन कौन सी पोइट की है, कालिदास की है, किसकी है। मान लो ये आ जाता है तो इनमें से आपको कुछ वर्ड ऐसे आते हैं इसके अंदर, जैसे कोई भी वर्ड आता है तो वो आपको मैच करना होता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो इसलिए आपको बहुत गौर से ये चीज़ पढ़नी होगी, तभी आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, जैसे पोइट्री का है और इसके अंदर कुछ वर्ड आ जाते हैं, वर्थलेस है, वर्थी है, रीडर है, फुलिश सस्पेंड है, जजमेंट है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें पता चलता है कि ये कौन से पोएट के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको आगे कल वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी भवनभूति। ठीक है, इनकी जो ये 4 लाइनें हैं ये अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे भर्तहरि। ठीक है, भर्तहरि की ये पोएम है आपकी, ये पूरी वाली पोएम जो है। इस तरीके से अब हम पढ़ेंगे पोएम एंड अपने अच्छे से इनके भी आपको उसी तरीके से नोट्स बनाने हैं जैसे आप वो पहले सेकंड पेपर के नोट्स बना रहे थे। आपको उसी तरीके से फर्स्ट पेपर के भी नोट्स बनाने हैं। आपको सेम टू सेम वैसे ही पहले इंट्रोडक्शन करना है, उसके बाद में आपको पोएम का इंट्रोडक्शन करना है। और इसके अंदर जब पोएम अपनी सारी पोएम्स हो जाएंगी, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका इसकी, आपके एक बार मैं आपको बुक में इसमें दिखा देती हूँ। ये वाला जो आपका फर्स्ट है आप अपन पढ़ रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं फॉलोइंग पोएम्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अदर वर्ल्ड्स इंटिल बाय अन्ना कुरिन फाउंडेशन बुक 2005। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं, ये बाद में पढ़ेंगे हम ऊपर वाले। अभी हम ये पढ़ रहे हैं द पोइट्री ऑलवेज वर्थी व्हेन इट्स ओल्ड। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। जब हम ये तीनों पढ़ लेंगे, अभी हमने पढ़ा कालिदास। ठीक है, जब हम ये तीनों पढ़ लेंगे तब हम बाद में इसका पूरा एक बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। फिलहाल आपको सिर्फ पोएट के बारे में, कालिदास के बारे में और पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू पढ़ेंगे। और ये जब दोनों राइटर अपने हो जाएंगे उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे का एक क्वेश्चन बनाएंगे, फिर मैं आपको नोट्स बना के बताऊंगी और सारे तीनों पोएम के पॉइंट्स बनाऊंगी और उसके हिसाब से आप अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही ख़त्म कर रही हूँ। ओके, बाय बाय।